नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारियों में आप सभी जुटे हुए हैं, सीयूटी यूजी, और साथ ही आप जिन्होंने पीजी दिया हुआ है उन्हें सीयूटी पीजी के आंसर के आने का इंतज़ार है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे सीयूटी यूजी वालों की, और हम पहुंचे हैं रामजस कॉलेज और हमारे साथ मौजूद हैं रामजस कॉलेज के प्राचार्य और डीयू के पूर्व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा, और उनसे जानेंगे कि अब सीयूटी के लिए रोड मैप क्या हो सर, क्योंकि सवाल बहुत आ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मनमोहन जी। आपके चैनल से मैं जो भी विद्यार्थी जिन्होंने इस बार CUET का एग्ज़ाम देना, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हर विद्यार्थी को जो एग्ज़ाम देता है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रेशर मत लीजिए, और जो एग्ज़ाम में आता है वो वही चीज़ें आती हैं जो आप प्राय पढ़ चुके होते हैं अपने उस क्लास में, जिस क्लास के बाद वो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब आपने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं और डिफरेंट बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो एग्ज़ाम का जो प्रेशर था, जो आपकी पढ़ाई थी 12वीं की, वो आपने पढ़ी हुई है। बस फ़र्क ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा एग्ज़ाम का अलग होता है। जो एग्ज़ाम हमने अभी दिए हैं उसमें प्राय 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक आपको कॉपी मिलती है और उसका आंसर आपको लिखना होता है। और जो भी अब नॉर्मल आज के बाद आप कंपटीशंस के एग्ज़ाम देंगे, वो प्राय कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, अर्थात आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 प्रोबेबल आंसर होंगे और उसमें से एक आंसर सही होगा और बाकी 3 आंसर गलत होंगे, और आपको सही आंसर को टिक मारना या उसको जो भी OMR शीट होगी उसमें उसको डिस्प्ले करना होता है। इसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन तो वही आने वाले हैं जो आपने अपने कोर्स में पढ़ा है और आप एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मेथड ऑफ एग्ज़ाम वो बदल गया है। इवैल्यूएशन अपने आप में वैसा ही रहता है, वहाँ पे आंसर लिखा हुआ है और आपको उसमें से सिर्फ सही आंसर को पहचानना है, समझना है और उसका जवाब देना है। और क्योंकि जैसे पहले कंसेप्ट ये होता था, जैसे साइंस के बच्चे हैं उनको PCM पढ़ लिया, एक PCB पढ़ लिया, इस तरह के डिफरेंट कम्बिनेशंस फिक्स होते थे। लेकिन इसके अंदर जो एग्ज़ाम होता है, इसमें एक एग्ज़ाम होता है जिसे आप जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, अर्थात एक कॉमन एक एग्ज़ाम हो गया। जर्नल यानी कि जो चीज़ जर्नल होती है उसको कोई बाउंड्री डिफ़ाइन करना थोड़ा सा कभी कभी प्राय मुश्किल हो जाता है। अर्थात जर्नल का क्या मतलब है? अरे पूछ लिया भाई कि भारत की राजधानी दिल्ली है या न्यू दिल्ली है, या इंद्रप्रस्थ है या हस्तिनापुर है। इस तरह के क्वेश्चन प्राय आपको इस तरह में आते हैं। और जो मेरे को जितना अभी पता लगा या जितना मैं समझा हूँ कि आपको इस तरह के 50 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और आपको 50 के 50 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और उसमें से सही आंसर लिखना होगा। दिल्ली में भारतवर्ष में आज के दिन में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी UT हैं, या अभी जैसे वॉर चल रही है, ये वॉर कितने दिन शुरू हुई, या किस किस कंट्री के बीच में ये वार हुई। अर्थात इस तरह की जनरल चीज़ों का नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। मतलब इनको भी सर जो है वो ध्यान में रखें, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें। जी देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत कहना बड़ा मुश्किल है जब आप एक जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, अर्थात एक जनरल चीज़ें, और जनरल चीज़ में इसी तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना है तो आप किस मोड से जा सकते हैं, किससे कम टाइम लगेगा, ठीक है। बुलेट ट्रेन की क्या हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चलती है, अगर चल रही है तो कहाँ चल रही है, ठीक है। और क्या दूध को आप शाकाहारी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये प्राय हम आपस में बोलते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस वो होते हैं। उसके बाद में एक एग्ज़ाम होता है जो कि
लैंग्वेज का आप समझ सकते हैं, उसके अंदर भी कोई डिफाइंड सिलेबस उस तरह का नहीं हो पाता। लेकिन जैसे आप आपसे कुछ पूछ लिया कि ये जो सेंटेंस लिखा है, 4 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, कौन सा गलत है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जबकि आप नॉर्मली 12th में इंग्लिश में एक प्री डिफाइंड सिलेबस पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का जो भी पेपर होगा वो भी एक जनरल टाइप का पेपर होगा, ना कि एक पर्टिकुलर सिलेबस बेस होगा। लेकिन बाकी जितने भी आपके विषय होंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर है, ये सारे पेपर जो आपके CBSE में वेल डिफाइंड सिलेबस हैं, उसके बेसिस पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो मैंने इसलिए कहा ना कि जो आप बोर्ड की पढ़ाई कर चुके हैं, अगर आपके पास में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश थी मान लीजिए, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। CBSE के सिलेबस के हिसाब से आपने जो भी जिस बोर्ड से आपने ये अपीयर हुए वो आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ तरीका क्वेश्चंस का बदल जाएगा, सिर्फ इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कंप्यूटर बेस, इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये मैनुअली चेक नहीं होते। जो आप पहले लिखते हैं, आप पैराग्राफ आपने कोई लिखा तो उसको कोई पढ़ेगा और उसमें कितना सही कितना गलत है उसके हिसाब से इवेल्युएट करेगा। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन के 4 प्रोबेबल आंसर दिए जाएं जिसमें एक ही आंसर ठीक है, अगर आपने उसको ठीक टिक कर दिया तो आपको पूर्ण मार्क्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ फ़र्क होता है। अदरवाइज कंटेंट, सिलेबस ऑफ जितने भी विषय हैं वो वही होते हैं जो आपने CBSE में के सिलेबस के हिसाब से और NCERT की किताबों से पढ़ा। और मेरे हिसाब से जो आपने पढ़ा है, अगर आप NCERT की किताबों से ही उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन उसके लिए बहुत अच्छी और सटीक होगी। सर, आपने कहा कि सिलेबस वही है, सिर्फ केवल एग्ज़ाम देने का तरीका जो है बदला हुआ है, तो अभी जो दिन बचे हुए हैं उनमें तैयारी कैसे शुरू करें? देखिए, मैं तैयारी करने का देखिए मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करने में कितना टाइम लगेगा, ये प्रिपरेशन करनी है इस वक्त मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बच्चे को तुम अपनी चीज़ें पढ़ो, क्योंकि उसने पढ़ ली है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पढ़ चुका है, वो एग्ज़ाम दे चुका है। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम में हम अपीयर होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टाइम। अर्थात अगर मुझे एक क्वेश्चन में 4 मिनट का वक्त चाहिए तो मुझे 4 मिनट में ये डिसीज़न लेना चाहिए कि इसका आंसर कौन सा सही है और बाकी वो आंसर गलत होंगे। ठीक है, तो ये जो एक टाइम मैनेजमेंट होता है वो आने वाले कुछ दिनों में आप सीखिए, अगर आपने अभी नहीं किया। अर्थात कितनी देर में मैं क्वेश्चन को समझ सकता हूँ और उसका सही आंसर निकाल के उस गिवन आंसर में मैं उसको टिक कर सकता हूँ। क्योंकि अभी ये पहला एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर पे देंगे जो विद्यार्थी। हाँ, प्राय इन बच्चों ने, हाँ कुछ बच्चे ने दिया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं या इंजीनियरिंग की करते हैं, उन्होंने शायद JEE और NEET के एग्ज़ाम दिए होंगे। लेकिन प्राय इसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के पेपर को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम को वो पहली बार अपीयर होंगे। तो इसलिए क्योंकि वो पहली बार अगर अपीयर हो रहे हैं तो कभी कभी हमारे को ये समझ नहीं आती कि हम कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लगाएं। तो टाइम का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपटीशन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पढ़ के अपीयर होने में। अगर मान लीजिए सर कि आप CUT देने जा रहे होते, आपने अभी भी 10+2 का बोर्ड दिया था, तो अब आप ये जो बचे हुए दिन हैं इसके लिए क्या टाइम टेबल और क्या योजना बनाते हैं आप? देखिए, योजना क्या होती है कि ये व्यक्ति विशेष की होती है। जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं पढ़ता था या एग्ज़ाम की प्रिपेयर करता था तो मैं रात को देर तक नहीं जागता था और मैं सुबह जल्दी उठ के जो मैंने पढ़ा होता था उसको अपने मस्तिष्क में कंसंट्रेट करता था। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो ये कह पाना थोड़ा सा जो है वो मुझे बड़ा उपयुक्त नहीं लगेगा कि मैं ये कहूँ कि ये वाला मेथड, ये वाला रास्ता बनाएं और आपको शॉर्ट शार्ट एग्ज़ाम में विजय मिलेगी। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारी NCERT की किताबें बहुत ही अच्छी लिखी गई हैं। उसको अगर आप अपने विषय में पढ़ेंगे, जो आपके पढ़ चुके हैं,
मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको दोबारा नहीं पढ़ना। सिर्फ उन पढ़ी हुई चीज़ों को इस टाइम में मैं रिप्रोड्यूस कर सकूँ, समझ के उसका आंसर, मेरे को आंसर लिखना भी नहीं है, आप देखिए, मुझे तो उस आंसर को पहचानना है। तो सिर्फ टाइम के हिसाब से मुझे उसका क्वेश्चन का आंसर समझ आए और उसको मैं प्रॉपरली टिक कर सकूं। कई बार ये होता है, कई बच्चे कभी कभी आंसर लिख लेते हैं और वो ओएमआर शीट में कहते हैं हम एंड में सारा लिखेंगे। मेरी ये एक छोटी सी पर्सनल सी सजेशन है कि जो आंसर आपको पता लगे हाथ के हाथ कर दीजिए। कई बार एंड में टाइम ख़त्म हो जाता है और आप कई बार वो आंसर जो आपने पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने पास रिकॉर्ड किए थे, वो कई बार आप ओएमआर शीट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। यानी कि अभी जो है बस अब गेट सेट गो, तैयारी शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई ऐसा देखिए, सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं होता है। सिर्फ सक्सेस का फार्मूला होता है सिंसियरिटी, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, बस। कोई भी एग्ज़ाम कोई मुश्किल नहीं होता। आप सब में, विद्यार्थियों में इतना पोटेंशियल है कि वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और अपनी चॉइस के कोर्स में एडमिशन प्राप्त कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने आसान शब्दों में सीयूटी की तैयारी इतने कम समय में जो है वो करने की आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दिए स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।